हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा हिंदी। और आज हम सीखेंगे नाउन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो इसमें हम प्रोनाउन की बात करेंगे। नाउन के बाद जो प्रोनाउन आता है सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा। तो चलिए हम प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने बात की है 7 प्रोनाउंस की। तो चलिए देखते हैं हम ये कैसे 7 प्रोनाउंस होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा और स्टेप बाय स्टेप कहीं नोट करते चलें। अगर आप कर सकते हैं तो नोट करने पे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और बाकी आप वीडियो को 1-2 बार रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? तो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही हम प्रोनाउन कहते हैं। इसको हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मोहन इज एब्सेंट। तो मोहन एब्सेंट है, तो मोहन तो यहाँ पे नाउन हो गया। तो बिकॉज ही इज इल, तो नेक्स्ट टाइम जब आया तो मोहन के लिए हमने ही का यूज़ किया, यानी कि वो बीमार है। तो इस तरीके के वर्ड जो प्रोनाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं, नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं, वही प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पे ही प्रोनाउन है जो नाउन मोहन के बदले में आया है। तो अब हम बात करते हैं प्रोनाउन के प्रकार। तो प्रोनाउन निम्न प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, फिर दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउन, तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पाँचवा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और छठा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, और सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो बेसिकली तो आपको हर जगह बुक में ज़्यादातर 6 प्रोनाउन ही सीखने को मिलेंगे। और चूँकि यहाँ पे मैंने 7 प्रोनाउन दिए हैं, तो यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसकी जगह पे आपको एम्फेटिक प्रोनाउन भी देखने को मिल सकता है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये आपको शायद नहीं भी देखने को मिलेगा। तो वैसे अगर आपने कहीं से पढ़ रखे हैं 6 तो कोई बात नहीं है। तो आप आज 7 प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। तो आइए अब हम इनको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो पर्सनल से समझ में आता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, यानी कि जो किसी व्यक्ति का बोध कराए। तो जैसे पर्सनल प्रोनाउन उन्हें कहते हैं जो 3 तरह के पर्सन्स के लिए आते हैं। तो पर्सन्स यानी व्यक्ति। तो पर्सन आप जैसे जानते होंगे कि 3 होते हैं। अगर नहीं आप जानते हैं तो इसको ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। तो आइए इनको कैसे कैटेगराइज किया है ये देखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन हम बोलते हैं उसे जो बात करने वाला होता है, यानी कि जो बात को स्टार्ट कर रहा होता है। तो पर्सन स्पीकिंग यानी जो बोल रहा है। तो जैसे आई, वी, मी, अस, माइन, आवर, आवर्स, तो ये सब ये सिंगुलर हो गया। आई, मी सिंगुलर हो गया, बाकी सारे इसके प्लूरल हो गए। तो ये कुछ सब्जेक्टिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। उसी प्रकार सेकंड पर्सन में होगा जिससे बात की जाए, यानी कि जो पर्सन स्पोक टू, यानी कि आप जिससे बात कर रहे हो वो सेकंड पर्सन। तो जिससे भी आप बात करोगे वो कौन होगा? यू, योर, या फिर होगा योर्स, यानी कि तुम, मैं और तुम 2 लोग बात कर रहे होंगे। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन, यानी जिसके विषय में बात की जाए। तो जिसके विषय में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन, यानी कि बाकी जो कुछ भी बचेगा वो सारा का सारा थर्ड पर्सन में आएगा। जैसे ही, शी, इट, इट्स, हिम, दे, देम, हर, हर्स, हिज, देयर, देयर्स। तो ये सारे थर्ड पर्सन में आएंगे। आप इनको कहीं नोट करके भी लिख सकते हैं। तो अब आइए दूसरा हमारा जो प्रोनाउन है जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव से मतलब होता है संबंध का। तो ऐसा प्रोनाउन जो संबंध बताता है। तो किससे बताता है? देखिए, तो जो प्रोनाउन 2 वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले प्रयोग हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि 2 वाक्यों को जोड़ रहा है और पहले जो हमने नाउन यूज किया है उससे कोई ना कोई रिलेशन बता रहा है। तो कैसे? आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ। हु केम हियर, जो यहाँ आया। तो यहाँ पे जो हु है, तो इस वाक्य में जो हु है, जो ये रेड कलर से लिखा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है तथा बॉय इसका
एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट यानी कि इससे पहले आया हुआ नाउन है, तो जिससे ये संबंध प्रकट कर रहा है। तो हु का मतलब हुआ जो, जो यानी कि वो लड़का जिसको मैं जानता हूँ। तो हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, एज, दैट, ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव से मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी ऐसा प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है। जैसे ये लिखा है, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु आर यू, तो हु इंट्रोगेटिव हो गया। विच इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो ये सारे प्रोनाउन, तो हु, हुज, हुम, विच, व्हाट, ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। तो ये जो इंट्रोगेटिव होता है ये बेसिकली पहले आ जाता है, और यही अगर पहले दो सेंटेंस को जोड़ रहा है और पहले वाले नाउन को रिलेट कर रहा है तो वहाँ बन जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। यही थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। फिर चौथा आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना या उसकी तरफ संकेत करना। तो जैसे जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव या संकेतवाचक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे जो वर्ड हैं ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, दिस इज़ माई पेन, दैट इज़ योर बुक, यानी कि ये मेरा पेन है। तो पेन की तरफ आप इशारा करके बता रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, तो ये ऐसे वर्ड। तो उसके बाद अगर ये जो माई वगैरह लिखा हुआ है ये भी प्रोनाउन होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये मैंने बताया ये पजेसिव केस होता है, और ये एडजेक्टिव भी हैं, और इनके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आता है। ये ऐसे ही जानकारी के लिए बताया गया है, इनका प्रोनाउन से कोई संबंध नहीं है, वैसे ये पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। अगला जो हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है निजवाचक। निजवाचक यानी कि जो अपनेपन का बोध कराए। जैसे कुछ प्रोनाउन के बाद सेल्फ या सेल्फ लगाकर हम नया प्रोनाउन बनाते हैं, उन्हें ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई से हमने बनाया माई सेल्फ, वी से बनाया हमने अवर सेल्फ, यू से बनाया योर सेल्फ, ही से बनाया हिम सेल्फ, सी से बनेगा हर सेल्फ, इट से बनेगा इट सेल्फ, दे से बनेगा देम सेल्फ। तो ये सारे सेल्फ या सेल्फ जोड़ के, तो सेल्फ किस में जोड़ेंगे, जो एक वचन करता है उसमें सेल्फ जुड़ेगा, और जो बहुवचन है जैसे आई का बहुवचन प्लूरल वी है तो सेल्फ जुड़ेगा। उसी प्रकार दे में देम सेल्फ जुड़ेगा। तो जब वाक्य का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति होता है तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, तो मैंने अपने आप को चोट लगा ली। तो मैंने अपने आप को यानी कि मैं ही खुद ही सब्जेक्ट हूँ और मैं ही ऑब्जेक्ट हूँ, क्योंकि मैंने ही काम को किया और वो काम का जो फ़र्क है वो किस पे पड़ा, वो भी मेरे ऊपर पड़ा। वैसे ही द बॉय किल हिमसेल्फ, लड़के ने अपने आप को मार लिया या आत्महत्या कर ली। तो लड़के ने किसको मारा, खुद को मारा। तो मारने वाला भी लड़का और मरने वाला भी लड़का, तो दोनों चीज़ें एक ही व्यक्ति है। तो मतलब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, निजवाचक जो अपनेपन का बोध करा रहा है। तो जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस प्रोनाउन से सटा हुआ होता है जिससे वह बनता है, अथवा सब्जेक्ट द्वारा की गई क्रिया का परिणाम प्रत्यावर्तित होकर सब्जेक्ट को प्रभावित करता है, तो उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। देखिए जैसे अब यहाँ पे तो ये प्रोनाउन जो है ये वर्ब के बाद आ रहा है, ये भी वर्ब के बाद आ रहा है ना। और यहाँ पे हमने बोल दिया है कि अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सटा हुआ है तो उसे एम्फेटिक प्रोनाउन बोल देंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था कि कहीं कहीं आपको रिफ्लेक्सिव ना मिल करके एम्फेटिक प्रोनाउन देखने को मिलेगा। तो जैसे आई वॉश माई क्लॉथ्स माई सेल्फ, मैंने अपने कपड़े खुद ही धोए, तो ये तो सटा हुआ नहीं है। अब जैसे ही हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फेलियर, तो वो खुद ही अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार है। तो ही और हिमसेल्फ जो है वो बिल्कुल इससे सटा हुआ है सब्जेक्ट से। उसी प्रकार आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने ये खुद किया। शी हर सेल्फ प्रिपेयर द फूड, उसने खाना खुद ही तैयार किया। तो इस तरीके के जो बिल्कुल सब्जेक्ट से सटे हुए प्रोनाउन हैं, सेल्फ लग के बन रहे हैं, तो उनको हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोल सकते हैं।
अब हमारे पास है नेक्स्ट जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट माने होता है जो चीज़ निश्चित नहीं है। जैसे कभी कभी प्रोनाउन किसी निश्चित नाउन के बदले में ना आकर अनिश्चित नाउन के लिए आते हैं, तो उसके लिए हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑल है, मच है, लिटिल है, वन है, सम है, नन है, फ्यू है, मैनी है, एनी है, एक्सेट्रा। तो ये सारे ऐसे वर्ड हैं जिनसे किसी भी नाउन का निश्चित नहीं होता है कि क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ है, कितनी है। जैसे वन मस्ट लव वंस कंट्री, ठीक है, तो कोई भी हो सकता है जो अपनी कंट्री को प्यार करता है। सम आर बोर्न पोएट्स, कुछ जो होते हैं पैदाइशी कवि होते हैं। तो इसमें कुछ होते हैं लेकिन पता नहीं है कुछ वो कौन होते हैं, तो इनडेफिनिट यानी कि निश्चित नहीं है। तो ये कुछ वर्ड हैं, आप आसानी से इसको समझ भी सकते हैं। तो बाकी तो आपको खुद ही कॉमन सेंस ही यूज़ करना होता है, एक बार आप देख लीजिए। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव माने कि यह प्रोनाउन वाक्य में प्रयोग हुए व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अलग अलग। जैसे ईच है, आइडर है, नाइडर है, ये सारे जो प्रोनाउन हैं ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। जो ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट ए रिवॉर्ड, यानी कि गर्ल्स यानी प्लूरल हो गया, बहुत सारी लड़कियां, लेकिन ईच लगा दिया तो वो प्रत्येक लड़की की बात होगी, लड़कियों में हर एक लड़की को रिवॉर्ड मिला। आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, तो दोनों में से कोई भी रोड स्टेशन के लिए जाता है, तो आप किसी भी रोड से जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो प्रोनाउन होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आएगा। तो ये वर्ड आपको देख के पहचान जाना है कि कौन सा प्रोनाउन है। अब हम प्रोनाउन के लिए कुछ रूल की बात करेंगे कि प्रोनाउन को हम कैसे और कहाँ यूज़ करना चाहिए। तो किसी भी प्रोनाउन का पर्सन, नंबर तथा जेंडर अपने पूर्ववर्ती यानी पहले वाले नाउन के अनुसार होता है। कैसे होता है? जैसे एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, प्रत्येक बेटे को माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो ये हो गया एवरी। एवरी माने प्रत्येक, तो प्रत्येक का मतलब हो गया एक, तो यहाँ पे उसके हिसाब से आएगा। ऑल द बॉयज मस्ट डू देयर ड्यूटी, सभी लड़कों को अपनी कर्तव्य निभाना चाहिए। तो यहाँ पे जो आएगा ना, तो यहाँ पे सन कितने, एक की बात हो रही तो एवरी आएगा, ठीक है। यहाँ पे बॉयज़ कितने, बहुत सारे हैं, तो ऑल आएगा। तो जो प्रोनाउन होता है वो पर्सन के नंबर के हिसाब से या फिर जेंडर के हिसाब से। तो जेंडर तो हमने दिया नहीं, तो नंबर यहाँ पे सिंगुलर है, फर्स्ट वाले में यहाँ प्लूरल है, तो सिंगुलर के साथ एवरी आ रहा है और प्लूरल के साथ ऑल आ रहा है। तो ये जो है ऐसे प्रोनाउन है। दूसरा रूल क्या है प्रोनाउन के लिए? दूसरा कहता है कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो उनमें पहले ईच या एवरी आया हो, तो उसके बाद वर्ब और प्रोनाउन एक वचन होते हैं। जैसे एवरी बॉय एंड एवरी टीचर, तो दो प्रोनाउन हैं, लड़का और अध्यापक दो नाउन हैं और एंड से जोड़े गए हैं और दोनों के पहले एवरी आया है या फिर ईच आया होना चाहिए। तो प्रत्येक लड़का, प्रत्येक टीचर वॉज बिजी इन हिज वर्क, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी प्रोनाउन के बाद। दूसरा होगा ईच बुक एंड ईच मैगजीन, तो यहाँ पे भी ईच आया है और दो एंड से जुड़े हैं तो बॉज आएगा, तो प्लूरल की वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर दिया है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। तीसरा नियम क्या कहता है? जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन को और या आइदर और नाइदर नॉर से जोड़े तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे सीता और रीता दो हैं लेकिन और से जुड़ा हुआ है तो वॉज आएगा, तो सिंगुलर प्रोनाउन माना जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। आइदर सोहन और मोहन, तो या तो सोहन या मोहन, तो हैज़ लगेगा, वॉट इज पेन, हैव नहीं आएगा। उसी प्रकार नाइदर प्रमोद नॉर कमल, ना तो प्रमोद ना ही कमल, तो भी हैज़ लगेगा, सिंगुलर प्रोनाउन माना जाएगा। लर्न हिज लेसन, ने अपना पाठ याद कर लिया है। तो ये कुछ बेसिक और आसान रूल हैं, बस आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। और है जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट और आइदर और नाइदर नॉट से जुड़े हों तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद में लाया जाता है और प्रोनाउन अपने पास वाले नाउन के अनुसार आता है। ये बिल्कुल पहले वाले का थोड़ा सा चेंज है, उसमें दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट थे, ईच से या एवरी से जुड़े थे, आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े थे, लेकिन दोनों सिंगुलर थे, एंड से जुड़े थे। यहाँ पे क्या है,
आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स, तो या तो सोहन या उसके मित्र, तो उसके मित्र तो बहुत सारे हो गए, तो ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल वाला प्रोनाउन बाद में आएगा और उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी। तो फॉरगेट देयर बुक्स, तो यहाँ पे देयर लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है। फॉरगेट क्यों लगेगा? क्योंकि प्लूरल है, तो इसलिए SEIS नहीं लगेगा। नाइदर कुसुम नॉर हर ब्रदर्स फेल्ड इन डूइंग देयर वर्क्स, है ना, तो ये भी वैसा ही है। तो हर ब्रदर्स यानी उसके भाई प्लूरल आ गया, तो बाद में आएगा। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल ग्रामर क्लियर आपको करना है, एरर फाइंडिंग में बहुत हेल्पफुल रहेगा। रूल नंबर 5 कहता है जब 2 या 3 प्रोनाउन का प्रयोग एक ही वाक्य में करने पर उनको क्रमशः इस प्रकार लाया जाता है, जैसे सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट, अर्थात फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अंत में रखा जाता है। इसके लिए आप 2, 3, 1 की संख्या को याद रखिए, 231, यानी जो 1, 2, 3 है उसमें 1 को लास्ट में कर दीजिए, 2, 3, 1। मतलब कहने का है कि जब एक ऐसा कोई वाक्य हो जिसमें 2 पर्सन या तीनों पर्सन एक साथ आ जाए, जो पर्सनल प्रोनाउन की बात की थी, यानी कि आई, यू और ही, तो कैसे बनाएंगे? तो ऐसे बनाएंगे, तुम, वह और मैं फास्ट फ्रेंड हैं, तो यू, ही एंड आई, तो इस यू सेकेंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन फ्रेंड लगा के फर्स्ट पर्सन सबसे लास्ट में। उसी प्रकार 2 लोग हैं, अगर यू एंड आई होगा, आई एंड यू नहीं होगा, यू एंड आई होगा। उसी प्रकार ही एंड आई होगा, अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नहीं है तो भी सेकेंड पहले आएगा, थर्ड बाद में आएगा, तो यू एंड ही। तो इस तरीके से आपको ये रूल याद रखना है। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है? रूल नंबर 6 में है यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आई का प्रयोग होता है तो उसके साथ आने वाला प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में आता है, और यदि किसी थर्ड पर्सन के साथ यू का प्रयोग होता है तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है। कैसे? प्रमोद और मैं, तो आई का प्रयोग हुआ, शुड लर्न आवर रिलेशन, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा आई का प्लूरल आएगा, आवर। अगर आता है यू एंड प्रमोद, यानी कि थर्ड पर्सन साथ में आ रहा है, तो फिर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा। शुड रीड योर बुक्स, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा। तो सेकंड पर्सन कौन सा है? यू, तो यू की जगह पे योर्स लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर है रूल नंबर 7, इसमें कह रहा है कि अगर तीनों पर्सन एक साथ वाक्य में प्रयोग किए गए हों तो उनके साथ फर्स्ट पर्सन बहुवचन का प्रोनाउन आता है। सो यू, ही एंड आई मस्ट डू आवर वर्क। यहाँ पे आई का प्लूरल आएगा, आवर, यू का योर्स नहीं होगा, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल आएगा अगर तीनों पर्सन एक साथ है। रूल नंबर 8 क्या कह रहा है? यदि किसी वाक्य में टू बी वर्ब, टू बी यानी होता है कि होना, यानी इज, एम, आर या वॉज, वर आदि का कोई कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन है तो सदैव नॉमिनेटिव केस होता है। नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव, जैसे इट इज़ मी हु कैन हेल्प यू, ये मैं हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इट इज़ आई हु कैन हेल्प यू, ये मैं हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो देखिए, तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो इज है वो आपकी टू बी वाली वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो इसके साथ में नॉमिनेटिव केस यानी कि आई आएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको बस ध्यान रखना है, अगर कहीं मीडिया है उसको काट के आई कर दीजिए आप। छोटे छोटे ही करेक्शन पूछे जाते हैं। दूसरा है नया 9th नंबर का रूल है, ईच अदर, 2 व्यक्तियों के लिए तथा वन एंड ऑर्डर 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है। बहुत ही सिंपल सा रूल है। जैसे पदम एंड रणजीत 2 है, लव ईच अदर होगा, एक दूसरे को प्यार करते हैं। और दीज चिल्ड्रन, तो दी चिल्ड्रन, तो दी चिल्ड्रन 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो लव वन एंड ऑर्डर आएगा। यहाँ पे एक दूसरे की, दोनों का अर्थ एक दूसरे की है, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन्स के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। रूल नंबर 10 देखिए, आप इनको लिखते ज़रूर चलिए कॉपी में या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब रिलेटिव प्रोनाउन क्रिया का सब्जेक्ट हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्ववर्ती यानी एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन के अनुसार होती है। जैसे इट इज़ आई हु इज़ योर फ्रेंड,
तो यह मैं हूँ जो तुम्हारे मित्र है। इट इज़ आई हु एम योर फ्रेंड, ये मैं हूँ जो तुम्हारा मित्र हूँ। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब हो गया हु जो आ रहा है वो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ आ रहा है ना। हु क्या रिलेटिव प्रोनाउन है जो आई को बता रहा है, नहीं आई को रिलेट कर रहा है ना। तो मैं कौन हूँ ये, तो इस तरीके से। तो इसके साथ में क्या आएगा, नंबर और पर्सन के अनुसार। तो यहाँ पे नंबर 1 है, पर्सन कौन सा, फर्स्ट पर्सन, तो आई के साथ क्या आता है, इस तो आता नहीं है, तो एम आता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। उसी प्रकार दिस इज़ वन ऑफ द बॉयज़ हु हैज़ स्टोलन द बुक्स, तो ये इनकरेक्ट है। क्यों क्यों यहाँ पे आएगा दिस इज़ वन ऑफ द बॉयज़ हु हैव, तो बॉयज़ है तो प्लूरल है तो इसलिए हैव आएगा, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो पहले वाले प्रोनाउन के हिसाब से हम वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। रूल नंबर 11 देखिए, मैंने कुछ ज़्यादा रूल दे दिए हैं ताकि आपको प्रोनाउन बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर आप किसी भी क्लास से, चाहे 8th हो, चाहे 9th हो, चाहे BA में तक भी जाएंगे तो भी आपको इंग्लिश में प्रोनाउन में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। एक ही वीडियो में कंप्लीट प्रोनाउन है ये। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग पराये मनुष्यों के लिए होता है, तो वही रूल रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हु आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये मनुष्य यानी लिविंग थिंग्स के लिए आता है। तो बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर रीड्स इन माई क्लास, लड़का जो मेरी क्लास में पढ़ता है, कोने में बैठा हुआ है। ही हु वॉक्स अर्ली इन द मॉर्निंग गेट्स एंग्री, वह जो सुबह को रोज टहलता है नाराज़ हो गया है। तो ये सब व्यक्तियों के लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया। रूल नंबर 12 क्या है, ये कह रहा है होम का मतलब होता है जिसे, जिसको या जिन्हें या जिनको, इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। उसी प्रकार जो हुज है इसका मतलब भी जिसका या जिनका होता है। इसका प्रयोग साधारणतः व्यक्तियों के लिए किया जाता है, किंतु कभी कभी इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए भी होता है। देखिए कैसे होता है, जैसे दिस इज़ द बॉय होम आई लव, जिसको मैं प्यार करता हूँ, तो जिसको आ गया यहाँ पे या जिसे। आई नो द वूमेन हुज हस्बैंड वॉज अरेस्टेड, तो हुज माने यानी जिसका, जिसका आदमी, जिसका पति पकड़ा गया। तो द सन हुज रेज गिव लाइफ टू द अर्थ, सन जो है ये सजीव नहीं निर्जीव वस्तुओं में काउंट होता है, तो इसलिए जो है इसके लिए भी हमने हुज का यूज़ किया। क्यों, हु जो है सदैव नॉमिनेटिव में आता है, हुम सदैव ऑब्जेक्टिव में, और हुज सदैव पॉजेसिव में। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव केस में आ रहा है, और हुम मतलब ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है कर्म के तौर पर, और पॉजेसिव केस होता है जब हम किसी व्यक्ति के उस अधिकार की बात करते हैं। तो हुज हस्बैंड यानी उसका हस्बैंड है तो उसका ही अधिकार होगा, इसलिए यहाँ पे हुज आएगा। रूल नंबर 13 क्या है, ये कह रहा है कि विच का प्रयोग वस्तुओं तथा जानवरों के लिए होता है। तो ये जितने प्रोनाउन हैं उनको कैटेगराइज किया के अलग अलग रूल्स में डाल दिया है। तो आई हैव लॉस्ट द बुक विच आई वॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी थी वो किताब मैंने खो दी। द हॉर्स विच आई वॉट हैज़ वन द रेस, घोड़ा जो मैंने खरीदा था रेस जीत लिए, तो विच आ गया यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से विच का प्रयोग हो रहा है। रूल नंबर 14 में क्या है, दैट का प्रयोग, दैट का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए होता है। तो अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, है ना। उसी प्रकार द प्लेन दैट लैंडेड ए मिनट एगो केम फ्रॉम मुंबई, तो दैट का प्रयोग दोनों के लिए होता है। यहाँ व्यक्ति के लिए हुआ, यानी कि जो क्राउन यानी कि मुकुट पहनते हैं, यानी कि जो राजा होते हैं उनके लिए झूठ बोलना बहुत कठिन काम है। उसी प्रकार जो प्लेन है ये निर्जीव वस्तु है, तो इसके लिए क्या है, जो प्लेन जो है जो कि अभी लैंड किया है 1 मिनट पहले मुंबई से आया है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से दैट का यूज़ भी कर सकते हैं। रूल नंबर 15 में देखिए क्या है, 15 कह रहा है कि जब अपने पूर्ववर्ती के पहले सेम या सच का प्रयोग हो तो उसके बाद साधारणतः रिलेटिव प्रोनाउन एज आता है। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन एज भी आता है। कैसे आता है, तो दिस इज़ द सेम पेन विच आई गेव यू, तो हम क्या कह रहे हैं, ये वही पेन है जो हमने तुम्हें दिया। तो यहाँ पे इसको कैसे यूज़ करेंगे, ये इनकरेक्ट है। दिस इज़ द सेम पेन एज आई गेव यू, तो यहाँ पे सेम के बाद में तुरंत एज का प्रयोग किया जा रहा है।
सच बॉयज हु आर केयरलेस सफ़र इन देयर लाइफ, तो सच बॉयज एज आर केयरलेस, तो यहाँ हु की जगह पे क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। ये आपको बस याद रखना है। अब रूल नंबर 16 है, वो ये कह रहा है कि हु एंड विच के स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग भी निम्नलिखित अवस्था में किया जा सकता है। जैसे सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, दिस इज़ द बेस्ट, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है ना, ठीक है, गुड बेटर बेस्ट, तो दैट ही कुड डू, तो उसके साथ में दैट का यूज कर सकते हैं। ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली आदि शब्दों के पश्चात जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यू मे टेक एनी पेन दैट यू लाइक, ठीक है, देयर इज नथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी, मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन यूज हिज इंटेलिजेंस, तो इस तरीके के सेंटेंस में हु और व्हाट आदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के पश्चात भी हम कर सकते हैं। तो व्हाट इज इट दैट मेक्स यू फियरलेस, हु एम आई, मैं कौन होता हूँ, दैट शुड हेल्प यू, तुम्हारी मदद करूँ, है ना। उसके बाद चौथा है कि दो एंटीसेडेंट्स के पश्चात, यानी कि दो पूर्ववर्ती जब उनमें से एक व्यक्ति को तथा दूसरा किसी जानवर या वस्तु को इंगित करता हो, जैसे द बॉय एंड हिज डॉग, तो पहला तो हो गया लड़का और दूसरा कौन है, उसका कुत्ता, तो एक तो व्यक्ति दूसरा जानवर है। दैट हैड एंटर्ड माई हाउस वर लॉक्ड, तो जो मेरे घर में प्रवेश किए लॉक हो गए, तो इसलिए हमने दैट का यूज़ किया। यहाँ पे एक व्यक्ति है और एक जानवर है। रूल नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन को जितना संभव हो सके अपने पूर्ववर्ती के समीप रखना चाहिए। जैसे तो वॉच विच आई वॉट यस्टरडे वाला, तो वॉच जो है ये पूर्ववर्ती नाउन है, तो इसके साथ में ही हमको विच रखना है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन को समीप में यानी पास में ही रखना हो जाता है। तो रूल नंबर 18 कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेला किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, उससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य आता है, ये आपको पता ही है। तो रिफ्लेक्सिव के यहाँ सेल्फ लगा के माई सेल्फ डिड दिस वर्क गलत होता है, आई माई सेल्फ डिड, तो आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, तो मैंने ये काम स्वयं किया, तो माई सेल्फ को आप डायरेक्टली सब्जेक्ट के तौर पे यूज नहीं कर सकते, ये गलत होता है। तो यहाँ पे आई को आपको लगाना पड़ेगा, यानी कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब पढ़ा दिए, ये सारे के सारे आप देख लीजिए, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रूल नंबर जो 19 है वो क्या कह रहा है, जैसे अवेल, वी टेक, अब्सेंट, प्राइड, इंजॉय, ड्रिंक, ओवर स्लीप, अप्लाई, रिवेंज, रिजाइन, ये सब ट्रांजिटिव वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ट्रांजिटिव मतलब होता है सकर्मक क्रिया, है ना। आई प्राइड माई सेल्फ ऑन माई स्ट्रेंथ, आई प्राइड हिमसेल्फ अपॉन हिज स्किल, है ना। द बॉयज absented themselves फ्रॉम द क्लास, वी इंजॉयड अवर सेल्फ इन द फेयर, मेले में। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, देखिए क्लास, फेयर, हिज स्किल, माई स्ट्रेंथ, तो ट्रांजिटिव वर्ब है सब। तो मोहन अवेंज हिमसेल्फ, मोहन ने अपने आप से बदला लिया ऑन हिज एनिमी फॉर द इंजरी, है ना। तो इस तरीके के सेंटेंस आप, ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, ये लास्ट वाले आप चाहें तो छोड़ सकते हैं और एक बार आप देख लीजिए बस, अगर आप चाहें तो याद रख पा रहे हैं तो रखिए, नहीं तो आप लिख लीजिए। ये आइदर और नाइदर दो वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंध में प्रयोग होता है, तो दो से अधिक वस्तुओं व्यक्तियों के संबंध में एनी, नन का प्रयोग है। जैसे आइदर ऑफ यू कैन टेक इट, तो आइदर या तो तुम इसे ले सकते हो, नाइदर ऑफ द टू पेन्स इज चीप, दोनों में से कोई भी पेन सस्ता नहीं है। नन ऑफ द 5 बॉयज कैन डू दिस वर्क, पाँचों में से कोई भी इसको नहीं कर सकता है। तो एनी या नन का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। रूल नंबर 20 माने कि इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग हुआ है, तो अंत के प्रोनाउन के स्थान पर वन का ही प्रयोग, जैसे वन शुड डू हिज ड्यूटी नहीं होगा, हिज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो वन कभी भी यूज़ करेंगे तो उसके साथ में वन से ही आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। रूल नंबर 22 है, ये कह रहा है कि देन और एज के पश्चात आने वाला प्रोनाउन स्थिति तथा अर्थ के अनुसार नॉमिनेटिव अथवा ऑब्जेक्टिव केस में किसी में भी हो सकता है। जैसे आई एम नॉट एज रिच एज ही, मैं इतना धनी नहीं जितना वो, तो नॉमिनेटिव हो गया। तो ही लाइक्स यू बेटर देन मी, तो ऑब्जेक्टिव हो गया। तो देन और एज जो होता है इस तरीके से, तो एज के बाद नॉमिनेटिव के साथ आए, देन के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ आए, बस ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से ये 22 रूल्स थे। तो आई थिंक आपको प्रोनाउन पूरा क्लियर हुआ होगा।
वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे आर्टिकल्स की वीडियो आपको मिल जाएंगी चैनल पे। और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।